I'm like person like मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटिव किया है या बहुत ही तगड़ा डेवलपमेंट किया, ठीक है। मैं कंटेस्ट में पूरे टाइम बैठा रहता था, एक क्वेश्चन नहीं निकल रहा, रॉन्ग सबमिशंस कर करके मेरी पूरी प्रोफाइल भर जाती थी। मेरे केस में मैंने 4-5 दिन में रिएक्ट कर ली थी। So first of all, though, thank you, Ankit Bhaiya, for accepting my offer. So first, tell me briefly about yourself. Hi Jay, my name is Ankit and I'm currently working as a software engineer 2 at Walmart. I started my journey with Walmart 6 months back as a winter intern in January 2021, and currently I'm working as a software engineer after my PPO process, and I was able to get a full-time offer after my internship here. So भैया आप एक बता दीजिए कि आप कौन सी कॉलेज से थे और आपका जो कोडिंग कल्चर है वो वहाँ का कैसा है, और लाइक आपने कैसे कोडिंग स्टार्ट की? यार देखो, मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक की है अपनी, एंड आई एम 2021 पास आउट। और रही बात कोडिंग कल्चर की यार, तो इट्स अबाउट लाइक जैसे बाकी कॉलेजेस में है राइट, कि आपके सीनियर्स आपको बताते हैं कि हाँ कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसा कुछ होता है। तो वी ऑल्सो गेट टू हियर फ्रॉम आवर सीनियर्स, हमारे पीयर्स हो गए, हमारे टीचर से हमें पता चला था। एंड आई स्टिल रिमेंबर सेकेंड ईयर के एंड में लाइक मुझे कॉम्पिटिटिव का बारे में ज़्यादा पता चल गया था, एंड मैं कॉम्पिटिटिव में घुस गया था राइट, बिगिनिंग ऑफ माई थर्ड ईयर एंड एंडिंग ऑफ माई सेकेंड ईयर। तो दैट वाज द फेज व्हेन आई स्टार्टेड विद कॉम्पिटिटिव कोडिंग यार। सो ये आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वॉलमार्ट की 6 मंथ इंटर्न की, ये ऑन कैंपस थी या ऑफ कैंपस? दोस्तों यार, वॉलमार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ऑन कैंपस ही हायर करता है फ्रेशर्स और इंटर्न्स को, तो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता। तो वॉलमार्ट में अगर ऐसा प्रेशर घुसना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस लाओ और फिर ऑफ कैंपस ले लो। दैट इज द पॉइंट। तो ये काफी एक अच्छी सी बात जानने को मिली और वॉलमार्ट के बारे में। सो आप जब एक वॉलमार्ट का जो डिफाइंड स्ट्रक्चर है इंटरव्यू प्रोसीजर का फॉर इंटर्नशिप, वो आप बताइए कि लाइक कितने राउंड होते हैं और उनमें कितनी डिफिकल्टीज लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं? वैसे तो देखो, हर ईयर पैटर्न चेंज होता आ रहा है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। लाइक मेरे इस बार जूनियर्स भी बैठे हैं वॉलमार्ट की प्लेसमेंट्स में, एंड मेनी ऑफ देम हैव क्रैक्ड आल्सो। और लेकिन उनका पैटर्न मेरे से डिफरेंट था। लाइक मेरे टाइम पर जो पैटर्न था उसमें था कि पहला कोडिंग राउंड होगा, उस पर हमारे पास लाइक एक कोडिंग क्वेश्चन होता था एंड 25 MCQs होते थे, ठीक है। तो वो 1 आवर 50 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स के अराउंड की ड्यूरेशन का होता था, 90 मिनट्स का टोटल होता था वो। उसके बाद एक टेक्निकल राउंड होता था, फिर एक हायरिंग मैनेजर राउंड, एंड आफ्टर दैट देयर वाज एन HR राउंड राइट। लेकिन इस बार जो मैंने पैटर्न देखा है वो ये है कि इनिशियल राउंड में 2 कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं एंड 10 MCQs आ रहे हैं, एंड उसके बाद 2 टेक्निकल हो रहे हैं और एक हायरिंग मैनेजर राउंड, एंड उसके बाद एक HR राउंड हो रहा है। तो ये कुछ नया है लाइक, जो मेरे टाइम पर नहीं हुआ था। मेरे टाइम पे एक टेक्निकल था, इस बार 2 टेक्निकल वॉलमार्ट ले रही है स्टूडेंट्स पे। सो ओवरऑल लाइक फोकस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया है उसमें रखना है, और जो राउंड्स होते हैं वो डिफर होते रहेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा गैप्स होगी तो हो जाएगा। मतलब देखो यार, राउंड बढ़ जाएंगे पर कंटेंट तो वही रहने वाला है ना। मतलब वो कहता है ना कि नो मैटर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, सिलेबस तो वही था जो आ रहा था, ठीक है। तो फिर तुम्हारे को अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं राइट, जो प्रोडक्ट बेस में घुसने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए राइट। एंड फिर जो अपने आपके कोर सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, इनको आपको आना चाहिए, लाइक इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। DBMS के सब क्वेरीज के बारे में पता करो। एंड ऐसा है कि देखो, प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट, जो बात हमने डेवलपमेंट के बारे में की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू पे भी तो देखना ना कि जो आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन पार्ट है क्या राइट, कि अगर आपके पास जो नॉलेज आप उसको अप्लाई कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। आराम से मतलब अगर 2 टेक्निकल इंटरव्यू हो तो एक टेक्निकल तो मैं मानता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर ही जाने वाला है पूरा का पूरा। एंड उसमें वो सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं पूछ सकते, वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी पूछ सकते हैं कि देख उस टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पूछ लिया, या कुछ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक जो की फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस उस टेक्नोलॉजी की, उसके बारे में पूछ लिया। तो ये दिस इज एक्सपेक्टेड टू आस्क राइट। सो अभी ये बात निकली है तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो एक काफ़ी सारी कंपनीज आती है तो उसमें कोई CGPA क्राइटेरिया रहता है? अगर वो रहता है तो कितनी परसेंटेज ऑफ कंपनीज होती है जिसमें रहता है, और लाइक वो
कितने सेफ पर सीजीपीए रखना बेटर रहेगा ताकि हम ऑलमोस्ट सारी कंपनी के लिए एलिजिबल हो पाए? देखो यार, वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट एट द सेम टाइम ये कैंपस टू कैंपस भी वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके कैंपस में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स सबको मिल रहे हो, राइट। जैसे मेरे टाइम पर मेरे कॉलेज में हार्डली 10 लोगों के 9 CGPA से ऊपर मार्क्स थे, ठीक है। तो हमारे टाइम पर वॉलमार्ट ने 80% का क्राइटेरिया लगा दिया था, दैट वाज 8 CGPA, राइट, इन द कॉलेज 10th 12th का 80%, ठीक है। तो उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होकर 300 की लिस्ट आई थी, एंड फिर वही आगे बैठ पाए थे, राइट, प्लेसमेंट्स में। तो मेजॉरिटी कंपनीज मेरे ख्याल से 70% ही क्राइटेरिया लगाती हैं, ठीक है। ये 70% से भी कुछ कंपनीज कम लगा देती हैं, बट 70% आई फील इज़ अ सेफ, सेफ मार्क्स फॉर गेटिंग इनटू अ गुड कंपनी, राइट। और कुछ कंपनीज होंगी जो 75% लगा लेंगे, लाइक वॉलमार्ट ने हमारे टाइम पर 80% लगाया, इस बार हमारे जूनियर्स के लिए उन्होंने सिर्फ 70% ही लगाया। तो धीरे धीरे ये जो मार्क्स क्राइटेरिया है ना, ये भी कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट किया कि जिसके भी 70% से कम है तो थोड़ा मेहनत करके 70% तक खींच लो, एंड यू विल बी एलिजिबल एटलीस्ट लाइक फॉर 90% ऑफ द कंपनीज। सो आपने 6 मंथ की इंटर्न की है, सो आप उसका एक्सपीरियंस बताइए कि लाइक इंटर्न में काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती है। लाइक हमने वेब पे काम किया होता है तो हमें एंड्रॉइड भी करवा सकते हैं, iOS भी हो सकता है। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें, और आपने कौन सी लाइक कैसे नई नई चीज़ें सीखी और जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था वो क्लियर किया? देखो यार, इंटर्नशिप मेरी ज़िंदगी की पहली थी वॉलमार्ट में, ठीक है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में कि लाइक हाउ थिंग्स हैड टू बी प्रोसीड, ये थिंग्स कैसे प्रोसीड करती, एंड फिर कैसे मतलब चीज़ें हैंडल करनी थी, तो इतना नहीं आता था यार। वेब भी मैंने किया था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया था, उसके नाम पर मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कर रखा था, ठीक है। सो व्हेन आई गॉट इनटू वॉलमार्ट फिर पता चला यहाँ पर रिएक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम मैंने इनिशियल जो अपने 2-3 हफ्ते थे वो मैंने चीज़ें सीखने में लगाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती ना, तो सीधा मत डाइव इन कर लो और अपने मैनेजर को बोल दो कि मैं आई एम रेडी टू ऑन बोर्ड, ठीक है। उनको बताओ कि हाँ मैं नया हूँ इस चीज़ को लेके, एंड फिर अपने जो मेंटोर आपको या फिर जो बढ़िया साइन किया रहता है उनसे बात करो। वो फिर आपको टॉपिक बाय टॉपिक बोल देंगे कि यार इस चीज़ के बारे में पढ़ो, ठीक है। फिर आप उस एरिया को बेसिकली एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, एंड फिर उस एरिया को इम्प्लीमेंट करके चेक करो कि होता कैसे है। मेरे केस में मैंने 4-5 दिन में रिएक्ट कर ली थी, जो मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो 4-5 दिन मैंने रिएक्ट सीख ली, एंड उसके बाद फिर मैंने कंप्लीट फ्रंट एंड जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसका इंटर्नशिप पे POC जो था, उस पर मैंने काम किया, एंड आई वाज एबल टू डू दैट, राइट। तो यही सजेशन है कि पहले पढ़ो चीज़ों को, समझो, डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करो, एंड फिर ही उसके बाद आप एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट में कि आप जो भी काम कर रहे हो एटलीस्ट वो ढंग से मतलब आप निकाल के दो काम, दैट शुड ऑफ गुड क्वालिटी वर्क, तो यही है। और यही है कि लाइक ऑनलाइन था तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बिकॉज एक एक क्वेश्चन को पूछ के लाइक मेरे को 3-3 4-4 घंटे बैठने के लिए टाइम मिल जाता था, क्योंकि मेरे मैनेजर मेंटर फ्री नहीं होते थे। तो मुझे वेट करना पड़ता था कि उनके टाइम स्लॉट का, जब वो फ्री होंगे तो वो मेरे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। बट एट द सेम टाइम मैंने वो 3-4 घंटे का टाइम था उसको यूज़ किया, एंड आई एक्सप्लोर द थिंग्स ऑन माई ओन, लाइक स्टैक ओवरफ्लो गो थ्रू किया, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिसोर्सेज होते हैं उनको गो थ्रू किया। तो काफ़ी सारे डाउट्स मेरे खुद ही निकल भी आते थे। तो यही सजेशन है कि अगर आप किसी चीज़ पर आप फंस गए हो ना, तो कम से कम 1-2 घंटा खुद ट्राई करो उस चीज़ को सॉल्व करने का, एंड फिर भी नहीं होता ना, फिर अपने मेंटर के पास जाओ। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल आप पूछ लो जिसका आंसर ऑलरेडी नेट पे एग्जिस्टिंग था, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया, तो फिर वो एक गलत इमेज आपकी सामने वाले के पास चली जाएगी, राइट, कि ये मेहनत नहीं करना चाहता। दैट इज़ माई सजेशन। सो भैया को इंटर्नशिप के बाद डायरेक्ट फुल टाइम ऑफर का भी जो रोल है वो दिया गया है वॉलमार्ट से। तो आप ये बताइए कि लाइक इंटर्नशिप से PPO में कन्वर्ट करना है वो ऑफर को, और तो वो कैसे हम अपनी इंटर्नशिप में कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या फिर किन किन बातों और चीज़ों पर हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारे जो PPO लगने के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाए? देखो यार, PPO के जो कन्वर्जन प्रोसेस है ना, वो या तो आपका इंटरव्यूज़ के थ्रू होगा, ठीक है, या आपने जो काम किया उसके बेसिस पे होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन आपका। तो मेक श्योर करो कि सिंस द डे वन, ठीक है, आप काम जो है बहुत अच्छे से करो, जो भी आपको मिला गया, राइट। आप अपने डेली टू डूज मेंशन करो कि हाँ मेरा आज का ये टास्क है जो मेरे को कंप्लीट करना है, एंड उस टास्क करने के बाद एटलीस्ट आप अपने मैनेजर या फिर अपने मेंटर को बताओ कि हाँ आज मैंने पूरा दिन ये किया, एटलीस्ट, ताकि जो आपने किया है वो भी सेम पेज पर रहें, ठीक है। उनको भी पता हो कि हाँ ये लड़का ये वाला काम कर रहा था, सो दैट ऐसा ना हो ना कि आप हफ्ते बाद बता रहे हो और उनको लगे कि आपने बहुत ही कम काम किया है। तो डेली बेसिस पे अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एटलीस्ट अपने बडी को बताओ। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अभी फुल टाइम नहीं है, सो यू कैन बी जॉबलेस आफ्टर दीज 6 months।
तो इसीलिए बहुत अवेयर होके जो भी करो ध्यान से करो, राइट। एंड कंपनी में एक चीज़ और होती है यार कि देखो, कई बार हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम करते रहते हैं, लेकिन फिर हमें बहुत बहुत देर के बाद पता चलता है कि हमने इसमें डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं कर रखी है, ठीक है। तो जो भी आप कोड लिखो दैट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, गुड यू नो, कोड लिखने के कुछ अच्छे तरीके होते हैं। अब XYZ वेरिएबल आप असाइन कर दोगे यहाँ पर तो नहीं चलने वाला काम, बिकॉज क्योंकि एक बहुत फेमस कोड है कि अगर एक कंप्यूटर आपका कोड पढ़ लेता है तो फिर दैट कोड कैन वर्क, राइट, एंड वी कैन नॉट कंसीडर दैट कोड टू बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। बट अगर कोई दूसरा इंसान आपके कोड को समझ पा रहा है ना, देन दैट इज़ द बेस्ट कोड यू कैन एवर राइट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सोचो यार कि मैंने वेरिएबल नेम क्या रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कॉलेज लेवल पर कभी नहीं सोचते हैं। और फिर अपने दिमाग को हमेशा ओपन रखो दूसरों के आइडियाज़ को लेके, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये वाला काम इस तरीके से आसानी से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सी मेहनत करने पे वो काम और ऑप्टिमाइज तरीके से हो सकता है। तो प्लीज़ सुनो भी सामने वाले को एंड ट्राई करो कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से उस काम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है तो फिर उसको उस तरीके से कर लो, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, जो जो जिन जिन लोगों का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, राइट, PPO के लिए, तो फिर समझ लेना यार कि जो भी तुमने इंटर्नशिप पे काम किया है वो तो पूछने ही वाले हैं वो, लेकिन इसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS फिर से आएगा, तो फिर से पूछने वाले हैं आपसे। सो ये मत सोचना यार कि प्लेसमेंट मिल गई है जुलाई में तो फिर आप छुट्टियाँ मनाओ, ठीक है। सो एटलीस्ट लीड कोड पे 1-2 क्वेश्चन रोज़ के कर लेना, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने 6 महीने तक कुछ नहीं किया था। जुलाई का मैं प्लेस हो गया था, 6 महीने तक चिल किया। मई में आके मुझे पता चला कि मेरा PPO कन्वर्जन प्रोसेस है और उसमें मेरा DSA फिर से आएगा। अब CP छोड़े मेरे को इतना टाइम होगा, DSA फिर से पढ़ रहा हूँ। तो मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तक इंपोर्ट करना भूल गया था, तो प्लीज़ डोंट डू दैट यार, ठीक है। मैंने तो समहाउ मेहनत करके कर लिया, बट आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है कि थोड़ा सा चीज़ें जो है, आपको पता है ये 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हर कोई एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो इनके साथ टच में रहो, तो दैट इज़ माई सजेशन यार। काफी बार स्टूडेंट्स को क्या होता है अपनी सेकंड या थर्ड ईयर में कि लाइक वो कॉम्पिटिटिव या DSA के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत करने के बाद या फिर लाइक 1-2 कॉन्टेस्ट दिए और एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं, तो वो क्या होता है कि लाइक डिमोटिवेट से हो जाते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं, या फिर कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि लाइक प्रोजेक्ट्स बनाए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा करे या क्या कुछ करे। सो आप काफी अच्छी पोस्ट भी इसके रिलेटेड लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहते हो। सो यहाँ पे लाइक बताओ इन डिटेल कि लाइक क्या करना चाहिए ताकि हम मोटिवेटेड रह पाए और टाइम मैनेजमेंट जो फैक्टर होता है वो अच्छे से कर पाए। देखो यार, CP एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है, ठीक है। मैं कहूँगा DSA का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहीं ना कहीं CP में है, ठीक है। लेकिन CP में सिर्फ DSA नहीं होता है, ठीक है। आपको एनालिटिकली सोचना पड़ता है, मैथमेटिकली भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो भी लोग DSA के बाद CP नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको मेरी सजेशन ये है कि यार प्रॉब्लम सेट पे जाओ, ठीक है। डायरेक्टली कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे और तुम बोलोगे हमारा एक भी नहीं हुआ, तो यार ये होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। मैं कंटेस्ट में पूरे टाइम बैठा रहता था, एक क्वेश्चन भी नहीं निकल रहा, रॉन्ग सबमिशंस कर करके मेरी पूरी प्रोफाइल भर जाती थी। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं प्रॉब्लम सेट पे जाता था, प्रॉब्लम सेट में से फिर मैं उसकी एक्यूरेसी के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता था। तो जिस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो मैक्सिमम लोगों से हो गया होता है, राइट। तो उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो, लाइक वहाँ के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर जो कंटेस्ट में क्वेश्चंस आए थे उसको एक एक करके पकड़ लो, उनकी एक्यूरेसी बेसिस पर देख लो, फिर आप देखो यार कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सेट करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऑप्टिमाइजेशन की ओर भी सोचना लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन भी इतने आसानी से निकलने नहीं वाले, प्रॉब्लम सेट वाले भी इनफैक्ट उनके लिए भी थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, टाइम कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा, मेमोरी कंस्ट्रेंट देखनी ही पड़ेगी, राइट। बाकी अगर आप काफ़ी टाइम से CP कर रहे हो और फिर अब नए क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उनके लिए भी ऐसा है कि देखो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंटेस्ट जब ओवर होता है तो उसका एडिटोरियल भी साथ में आता है, राइट। तो ऐसा करो, पहले प्रॉब्लम को फिर से पढ़ो एंड फिर सोचो कुछ दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है, एडिटोरियल पढ़ो। आपको हिंट मिला तो हिंट मिल के फिर ट्राई करो सबमिशन मारने की। अगर फिर नहीं हो रहा है फिर आप पूरे एडिटोरियल को पढ़ने के बाद उसके सबमिशंस को चेक करो जिसने सही सबमिशन डाला था उसका, एंड फिर उनको देखकर एटलीस्ट लाइन बाय लाइन कोड को ट्राई करो समझने की, डिबग करो उसको कि हाँ ये लाइन ऑफ कोड कर क्या रहा है एग्जैक्टली। तब आप देखोगे कि यार हाँ मतलब इस क्वेश्चन को करने का ये सही तरीका था, तब आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा। देखो थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है। एक बार आप इनिशियल टाइम दे दोगे तो फिर आप किसे हो जाएगा, तो ऐसा आप कर सकते हो। बाकी लोग वेब डेवलपमेंट वर्सेस CP तो यार दोनों बहुत ही इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है।
वेब डेवलपमेंट आप प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, ठीक है, और सीपी प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, ठीक है। तो अगर आप अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो वेब डेवलपमेंट को आप फॉर श्योर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और उसका जो भी रोड मैप वगैरह यार वो तो इंटरनेट पर बहुत अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है। आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर सर्च करो और आपको 10 ट्यूटोरियल मिल के आ जाएंगे सामने से। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो फ्रंट एंड के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगते हैं कि जो मैंने खुद यूज़ किया है, वो HTML और CSS के लिए W3 स्कूल्स आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट मैंने फ्री कोड कैंप से भी पढ़ी है, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने देखी है, और इन्हीं की आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। सो Yeah. दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स आई फील, जो मेरे को काफ़ी काम आई। So thank you, sir, for sharing these amazing tips and your knowledge and your experience for getting into such a good company like Walmart for 6 months intern and getting the PPO from that. So thank you so much.